हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कितना धीरे धीरे काम कर रही है तू। शाम तक अगर सारा काम खत्म नहीं हुआ तो तुझे इस गांव से बेदखल कर दूंगा। प्रधान जी, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज तो करो। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर तुझे इस गांव से बेदखल कर देता हूँ, फिर तेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। माफ करना प्रधान जी, आप जाइए, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तुम भिखमंगों को जब तक धमकी ना दो कोई काम नहीं करते। जल्दी जल्दी काम करो। इतना बोलकर प्रधान वहाँ से चला गया। तभी उस बूढ़ी औरत के पास एक सिद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में एक हीरा था। अरे अम्मा, ये खेत तो तुम्हारा है, फिर ये प्रधान क्यों कह रहा था कि ये खेत उसका है और तुम उसके लिए यहाँ गुलामी क्यों कर रही हो? अरे बाबा जी, आप क्या बताऊं बाबा जी, इस प्रधान ने धोखे से कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लगवा लिए थे। अब मेरा घर और खेत सब उसके नाम हो चुके हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा कोई परिवार भी नहीं है, पर जिंदा रहने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना इतनी भयंकर ठंड में मैं कहाँ भटकूंगी। इतने में उस सिद्ध पुरुष ने अपने हीरे से एक चमत्कार दिखाया। उस हीरे से एक नीले रंग की रोशनी निकली और उसके हाथों में ढेर सारा पैसा आ गया। ये लो अम्मा पैसे, और अब तुम अपने घर जाओ। वो घर और ये खेत अब तुम्हारा हो चुका है। बाबा, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हो, लेकिन अगर प्रधान फिर से मेरे पास आ गया तो? मुझ पर भरोसा करो अम्मा और जल्दी से अपने घर जाओ, आराम की जिंदगी जियो। अम्मा अपने घर चली गई। प्रधान के मुनीम ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर में देखा तो उसने ये बात प्रधान जी को जाकर बता दी। ये बुढ़िया इस उम्र में सठिया गई है। मुनीम जी, उस बुढ़िया के कागजात निकालो और दरोगा जी को भी बुला लो। आज इस बुढ़िया को गांव से बेदखल कर ही देते हैं। कुछ ही देर में प्रधान जी मुनीम दरोगा को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत उन लोगों को देखकर डर गई। ओए बुढ़िया, चुपचाप इस गांव से निकल जा, वरना दरोगा बाबू तुझे धक्का देकर भगा देंगे। दरोगा साहब, ये रहे कागजात। ये घर मेरा है, ना कि इस बुढ़िया का। इसने जबरदस्ती यहाँ डेरा डाल लिया है। जब दरोगा ने कागज देखा तब, अरे प्रधान जी, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? ये घर तो इन्हीं का है, आप खुद देख लीजिए कागज। कागज देखकर प्रधान हैरान हो गया। अम्मा, ये घर और गांव में जो आपका खेत है वो सब अभी भी आपके नाम पर ही है। अगर कोई भी आपको परेशान करे ना तो आप मुझे बताना। इतना बोलकर वो दरोगा वहाँ से चला गया। प्रधान भी मुनीम और अपने आदमियों के साथ वापस आ गया, लेकिन वो बहुत गुस्सा हुआ। मुनीम जी, हमने उस बुढ़िया के अंगूठे के निशान कागज पर लिए थे ना, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? प्रधान जी, हमें लगता है कि ये सब कुछ सिद्ध बाबा का चमत्कार है। जरूर उस बुढ़िया को सिद्ध बाबा कहीं मिल गए होंगे, उसने अपना दुखड़ा सुनाया होगा और उन्होंने ये चमत्कार कर दिया। क्या इसका मतलब वो सिद्ध बाबा इस गांव में फिर से लौट आया है? उसका चमत्कार उसके हीरे में है। किसी तरह उसका हीरा चुरा लो, वरना गांव में जितने भी लोगों की जमीनें हमने अपने नाम कराई हैं वो सब हमारे हाथ से चली जाएंगी। एक बार हमें वो हीरा मिल गया ना तो हम इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव की जमीन भी अपने नाम कर लेंगे और ढेर सारा पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे चमत्कार से। अब वो सिद्ध बाबा उसी गांव में एक आश्रम बनाकर रहने लगे थे। अरे अब इस गांव में कोई दुखी नहीं रहेगा। बाबा यात्रा से लौट आए हैं। गांव वालों, बाबा यात्रा से लौट आए हैं। प्रधान का मुनीम भी वहीं से गुजर रहा था, उसने भी ये सब देख लिया। इतने ढेर सारे पैसे, खाने का सामान और कपड़े, जरूर उस बाबा का ही चमत्कार है। आज रात उसका चमत्कारी हीरा मुझे चुराना ही होगा, वरना प्रधान जी का तो रुतबा ही नहीं रहेगा इस गांव में। रात में बहुत घना कोहरा छा गया। सब अपने अपने घरों में दुबक कर सो गए। सिद्ध बाबा भी अपने आश्रम में ध्यान में मगन थे। तभी वहाँ पर मुनीम आया। उसने देखा उनके बगल में ही हीरा चमक रहा था। लगता है बाबा गहरे ध्यान में है। सही मौका है, ये हीरा पार कर ही देता हूँ। मुनीम ने जैसे ही हीरे को हाथ लगाया वैसे ही बाबा की आंख खुल गई और उन्होंने मुनीम का हाथ पकड़कर हीरा उससे छीन लिया। इस दुनिया की कोई भी ताकत ये हीरा मुझसे नहीं छीन सकती। अब तो जिंदगी भर कुत्ता ही बना रहेगा और मेरे आश्रम की रखवाली करेगा, वरना तुझे गंदी नाली का कीड़ा बना दूंगा। देखते ही देखते बाबा ने जादू से उस मुनीम को कुत्ता बना दिया और वो भौंकने लगा। अब वो मुनीम कुत्ता बनकर आश्रम की रखवाली करने लगा। उधर प्रधान मुनीम का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई दिन बीत गए, वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। ये मुनीम पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं उसे लालच तो नहीं आ गया।
मुझे लगता है उस मुनीम के बच्चे ने हीरा चुरा लिया होगा और कहीं बाहर निकल गया होगा इस गांव से। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन प्रधान अपने सभी आदमियों को लेकर सिद्ध बाबा के आश्रम जा पहुंचा। प्रधान के आदमी बाबा के आश्रम के ऊपर ईंट पत्थर फेंक फेंक कर मारने लगे। अंदर बैठे बाबा को बहुत क्रोध आया। उनका क्रोध इतना तेज था कि उसी वक्त बादल फटा। पूरा गांव धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। बाबा बाबा, आप तो चमत्कारी हैं। हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आप पूरे गांव को डुबा दीजिए, लेकिन मेरे घर को बचा लीजिए किसी तरह, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तो बादल फट चुका है और धीरे धीरे पूरा गांव भी डूब चुका है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं सिर्फ तुम्हारा घर बचा लेता हूँ। बाबा ने हीरा उठाया और अपनी आंखें बंद की। उस हीरे से एक नीले रंग की कड़कड़ाती हुई रोशनी निकली, जिससे पूरा गांव हवा में उड़ने लगा। लेकिन प्रधान का घर और प्रधान अभी भी पानी में ही डूबता जा रहा था। सभी गांव वाले आसमान में उड़ रहे थे अपने अपने घर के साथ, और सभी बहुत खुश भी थे। बाबा, आज आपने हमें बचा लिया। ये उड़ता हुआ गांव कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ तो पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा। नीचे देखो, प्रधान और उसका पूरा घर डूबता जा रहा है। जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों की सजा तो मिलती ही है। अरे बाबा, मैंने कहा था सिर्फ मेरा घर बचाना, आपने तो मेरा ही घर छोड़कर बाकी सबके घर आसमान में उड़ा दिए। प्रधान जी भूल गए क्या? ये पूरा हवा में उड़ता हुआ गांव आपका ही तो है। इन सभी लोगों के घर धोखे से तुमने अपने नाम करवा लिए थे, इसीलिए ये सभी घर तुम्हारे ही हुए। और जिस घर में तुम मौजूद हो वो हवेली तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे पिताजी के नाम पर है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है। तुम्हारे नाम पर जितने घर थे वो सब देखो हवा में उड़ रहे हैं। अरे बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं गांव वालों के घर और खेत उनके नाम पर वापस कर दूंगा। जिंदगी नहीं रहेगी तो इन घरों का क्या करूंगा मैं? पूरे गांव को परेशान कर रखा था तुमने। इस बात की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, लेकिन किसी की जान लेने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारा घर भी उड़ते हुए गांव में शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी तुम इस गांव के प्रधान नहीं रहोगे। बाबा, मेरी बस जान बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं डूब रहा हूँ। बाबा ने हीरे से चमत्कार किया और अब प्रधान का घर भी उड़ते हुए आसमान में आ गया। अब पूरा गांव उड़ता हुआ गांव बन चुका था और नीचे चारों तरफ समुद्र की तरह पानी भरा हुआ था। कई दिनों तक वो सभी लोग आसमान में रहे। कुछ महीनों बाद जब नीचे बारिश बंद हुई, वहाँ से पानी गायब हो गया। तब बाबा ने फिर से गांव नीचे जमीन पर रख दिया, लेकिन अब उस गांव की प्रधान वो बूढ़ी अम्मा थी। सबके घर और खेत उन्हें वापस मिल चुके थे। उस दिन के बाद सभी लोग उस गांव में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। सुजाता, मैं खेतों में जा रहा हूँ, जब खाना बन जाए तो तुम वहीं ले आना। जी ठीक है, मैं डब्बा लेकर आ जाऊंगी। देखा कितनी हरी हरी और ताजा पत्ता गोभी हुई है। जानती हो सुजाता, कल आधे घंटे में ही मेरा पत्ता गोभी का ठेला बिक गया। अब हमें किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं होगी। आप ठीक कहते हो जी, उन पुराने दिनों को याद करके तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। देर से ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी सुनी तो। आखिर ये कैसा गाँव था जहाँ पत्ता गोभी को खेत से तोड़ते ही फिर से उसी समय पत्ता गोभी उगाती, और आखिर क्यों यहाँ हर घर पत्ता गोभी से ही बना हुआ था? ये जानने के लिए हमें जाना होगा इस कहानी की शुरुआत में, जहाँ तेज कड़ी धूप में कई सारे मजदूर जमींदार के खेतों में काम कर रहे थे। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, जान नहीं है क्या तुम लोगों के हाथ पैरों में? तब से देख रहा हूँ काम चोरी करे जा रहे हो। मालिक सुबह से काम पर लगे हैं, अब तो दिन चढ़ गया है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक रहता। पेट में सुबह से अन्न का दाना तक नहीं गया है। पहले काम कर, जब देखो खाने की पड़ी रहती है। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो आज सारा दिन भूखे रखूंगा, समझे? ये कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। ये सेठ है या जल्लाद? इस आदमी को हम गरीबों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? सारा दिन मजदूरी करते हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से खाने को 50 रुपए दिहाड़ी मिलती है। पता है कैसे हमारा गुजारा चलेगा? तभी सुमित्रा की 10 साल की बेटी आरुषि बोलती है, माँ मुझसे ये काम नहीं होता, अब तो तेज भूख भी लगने लगी है। मैं यही पत्ता गोभी तोड़कर खा रही हूँ, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन इतने में जमींदार वहाँ पर वापस आ जाता है। ए लड़की, ये तू क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी इजाजत के बिना तू ये पत्ता गोभी खा रही है? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। ये कहकर जमींदार उसकी जोर जोर से छाते से पिटाई करने लगता है। सेठ जी माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, अब से ये ऐसा नहीं करेगी।
सुमित्रा जैसे तैसे आरुषि को बचाती है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में जमींदार रघुनाथ अपनी बड़ी सी हवेली में रहता था। वो पूरे गांव में सबसे अमीर था और उसके खुद के कई सारे खेत थे, जिसमें वो गांव के गरीब लोगों के मजदूर से बहुत ही कम दिहाड़ी पर मजदूरी करवाता था। मालिक, आप हमें हमारी मजदूरी दे दीजिए, मेरी बेटी ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। तुम लोगों की मजदूरी तुम्हें महीना पूरे होने पर ही मिलेगी। जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं भी तुमको पैसे दे दूंगा। जमींदार के अत्याचारों से गांव के सभी लोग परेशान थे, लेकिन कोई भी डर के मारे उससे कुछ नहीं कहता। आज उस जमींदार ने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। अब से मैं उस निर्दयी इंसान के यहाँ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा जी? हमारे पास जो खेत है वो भी बंजर है, नहीं तो उसी पर पत्ता गोभी की खेती करके जैसे तैसे गुजारा कर लेते। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस जमींदार का और जुल्म नहीं झेलूंगा। उस दिन के बाद उन्होंने जमींदार के खेतों में काम करना छोड़ दिया और अब रमेश अपने बंजर खेत पर ही खेती करने के लिए मेहनत करने लगा। वो रोज सुबह अपने उस बंजर खेत पर जाता और वहां जाकर उस जमीन की खुदाई करता, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक शाम जब रमेश दुखी होकर अपने खेत की तरफ आया तो उसे एक बड़ी सी शीशे की अलमारी अपने खेत में खड़ी हुई दिखाई दी। अरे, ये शीशे की अलमारी ये मेरे खेत में कैसे आई? तभी उस शीशे की अलमारी से एक आवाज आई, आओ रमेश, डरो मत, अंदर आओ। जैसे तैसे घबराते हुए वो उस शीशे की अलमारी के अंदर चला गया, जहाँ एक अलग ही दुनिया थी। उसके अंदर जादुई पत्ता गोभी का गांव था, जहाँ हर घर पत्ता गोभी का बना हुआ था। तभी वहाँ एक बौना सा आदमी आता है। तुम कौन हो और यहाँ इस दुनिया में कैसे आए? मैं अपने खेत में लगे इस आईने की तरफ देख रहा था, तभी मुझे किसी ने अंदर आने के लिए कहा। लेकिन ये कौन सी जगह है और यहाँ सब कुछ पत्ता गोभी का ही क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये जादुई पत्ता गोभी गांव है। कई साल पहले एक रोज इस गांव में तेज आंधी तूफान और बारिश आई। गांव के सभी लोगों की झोपड़ियां उड़ गईं और सभी लोग बेघर हो गए। अब उनके पास छत छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तभी गांव के सभी लोग गिड़गिड़ाते हुए देवी माँ से प्रार्थना करने लगे। फिर आसमान से ये एक पत्ता गोभी यहाँ आकर गिरी और फिर एक एक कर सभी घर पत्ता गोभी के घर बनते चले गए, जो कि काफी मजबूत थे। और तभी से उस जादुई पत्ता गोभी के कारण पूरे गांव में पत्ता गोभी अपने आप उगने लगी और इस गांव में अब कभी भी पत्ता गोभी की कमी नहीं हुई। इसका मतलब इस गांव में सब कुछ जादुई है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया, ये शीशा मेरे खेत में कैसे आया? कई साल पहले जब एक लालची इंसान को इस जादुई शीशे के बारे में पता चला, तब वो इसे चुराने के मकसद से आया। तब हमारे पूर्वजों ने इसे छिपाकर यहीं तुम्हारे खेत में रख दिया। लेकिन जब कल तुमने इसकी खुदाई की, तब तुम्हारे जाने के बाद ये अपने आप बाहर आ गया। तुम चाहो तो इस जादुई पत्ता गोभी के गांव से ये पत्ता गोभी तोड़कर अपने खेत में लगा लो, फिर देखो इसका कमाल, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। क्या सच में ये सचमुच जादुई है? हाँ, ये एकदम जादुई है। तो क्या ये जादुई पत्ता गोभी मेरी अपाहिज बेटी को सदा सदा के लिए ठीक कर सकती है? हाँ, ये जादुई पत्ता गोभी तुम अपने साथ ले जाओ और इसे अपने खेत में बो दो और अपने खेत की सबसे पहली पत्ता गोभी की सब्जी बनाकर तुम अपनी बेटी को खिलाना, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल, और घबराओ मत, इस अलमारी को तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकेगा। ये केवल तुम ही इसके अंदर जा सकते हो। ये सुनकर रमेश वो पत्ता गोभी लेकर उस शीशे की अलमारी से बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी को आकर सारी बात बताता है। अगर सचमुच ऐसा है तो फिर हम अभी ये पत्ता गोभी अपने आंगन में बनी क्यारी में बो कर देखते हैं। अगर उस बौने आदमी ने तुमसे जो कहा वो सब सच है तो सुबह होते ही इस एक गोभी से ढेर सारी पत्ता गोभी लग जाएंगी। दोनों पति पत्नी रात में वो पत्ता गोभी उस क्यारी में लगाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सुमित्रा आंगन में आती है तो उसका पूरा आंगन पत्ता गोभी से भर चुका था। सुनिए, जल्दी आइए जी, जल्दी आइए। सुमित्रा के बुलाने पर रमेश जैसे ही बाहर आता है तो ये चमत्कार देखकर वो भी बड़ा खुश होता है और जैसा उस बौने आदमी ने कहा था, सुमित्रा झट से उसमें से एक पत्ता गोभी उठाती है और उसकी सब्जी बनाकर आयुषी को खिलाती है। उसे खाने के कुछ देर बाद ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देखकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं। सुमित्रा, ये तो सचमुच जादुई पत्ता गोभी है। अब मैं जल्दी से जाकर इन सबको मंडी में बेच कर आता हूँ। रमेश जब वो पत्ता गोभी बेचने के लिए मंडी जाता है तो कुछ ही देर में उसकी सारी पत्ता गोभी बिक जाती है। उस दिन उसकी काफी अच्छी कमाई होती है। इतनी कमाई तो उस खड़ूस जमींदार के खेतों में काम करके पूरे 4 महीने में नहीं होती, जितनी एक दिन में हो गई।
लगता है अब अपने बुरे दिन खत्म हो गए जी।